ओके। सो हम अपना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पे। हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हमने डेफिनेशन, प्रिंसिपल और टाइप्स डिस्कस की थी। और अब जो है वो हम जा रहे हैं पीएम इंडिकेटर्स को डिस्कस करने के लिए। मेटल लाइन इंडिकेटर्स जिनको हम पीएम इंडिकेटर्स भी कहते हैं, उनके कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हम पीएम इंडिकेटर्स को इतनी डिटेल में इसलिए भी डिस्कस करते हैं कि ईडीटीए जो होता है ना वो सिलेक्टिव इन नेचर नहीं होता, यानी कि ईडीटीए हर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था ना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर, कि सिल्वर नाइट्रेट जितने भी हैलाइड्स हैं उन सब के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारा ड्रॉबैक क्या आ रहा था कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर सकते थे, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल नहीं था, यानी कि हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा हैलाइड प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हमारे पास जो लिमिटेशन है वो रिएजेंट की यही है कि आपके पास सिलेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो मेटल लाइन इंडिकेटर्स होते हैं, पीएम इंडिकेटर्स, उससे हम सिलेक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए मेटल लाइन इंडिकेटर की, पीएम इंडिकेटर की? एक कलर चेंज नियर द एंड पॉइंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंडिकेटर की प्रॉपर्टी है कि जब एंड पॉइंट आपका रीच हो जाए, इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो जाए, तो वो फौरन अपना कलर चेंज कर ले। जितना ज्यादा एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में कम गैप होगा, उतना ही हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो इस एज ईटीटी कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेटल आयन, द इंडिकेटर इज डिस्प्लेस्ड एंड शो अ क्लियर कलर चेंज। हमारे पास, मैंने आपको अभी जब बताई थी, इसकी डिटेल्स बताई थी, प्रिंसिपल समझा रही थी, उस वक्त मैंने ये बात बताई थी कि ईडीटी जो है वो जब पूरे एनालाइट को कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद इंडिकेटर डिस्प्लेस होता है, उसके बाद जाके इंडिकेटर डिस्प्लेस होता है ना। तो जैसे ही इंडिकेटर डिस्प्लेस होगा, आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, और इसमें इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिकेटर यूज़ ना करें, ताकि एंड पॉइंट हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब तरीन रीच हो। ठीक है। अच्छा, फिर है स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी। द इंडिकेटर शुड बाइंड मेनली विद द मेटल आयन ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट विद अदर्स दैट मे बी प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिकेटर जो है वो उसी मेटल आयन के साथ बाइंड हो जो कि हम जिसकी एनालाइट जिसको एनालाइज करने में हम इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर कोई और भी मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसके साथ बाइंड ना हो, उसकी सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। देन मॉडरेट स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो कभी भी मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, ताकि इजीली ईडीटी जो है उसको डिस्प्लेस कर सके। ठीक है। देन शार्प एंड ऑब्जर्वेबल कलर कॉन्ट्रास्ट, के यहाँ पे हमारे पास जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, जो चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व हो रहा है, वो शार्प हो, यानी कि ऐसा ना हो कि डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो रहा है या लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो रहा है। शेड्स में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कंप्लीट कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हाई सेंसिटिविटी टू मेटल आयन कंसेंट्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मेटल आयन की कंसेंट्रेशन में कोई माइनर सा भी चेंज आए तो इंडिकेटर उसको सेंस कर सकता हो। ठीक है। ये इसकी पीएम सेंसिंग हम इसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपैटिबल विद द टाइट्रेशन पीएच। हम जिस जिस पीएच पे टाइट्रेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीएच पे इंडिकेटर की भी कंपैटिबिलिटी और सॉलिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। इंडिकेटर मोस्टली पीएच सेंसिटिव होते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी पीएच सेंसिटिव होती है। तो बफर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन थी उसमें हमें बफर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी हमारे पास अल्कलाइन और एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। लेकिन जितनी भी उसके अलावा टाइट्रेशन है, चाहे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन हो, इन सब को एक खास पीएच पे कैरी आउट करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन से इंडिकेटर्स कब यूज होते हैं। हमारे पास सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी। वो हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स के लिए यूज हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमनली हम इसको यूज करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। ठीक है। इसमें कलर चेंज क्या ऑब्जर्व होता है कि जब मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है तो वो रेड कलर का होता है, यानी कि बिफोर एंड पॉइंट। और जब इंडिकेटर फ्री हो जाता है तो वो ब्लू कलर का अपेयर होता है, शार्प कलर चेंज है। ठीक है। देन वी हैव द कैल्मागाइट। कैल्मागाइट हमारे पास यूज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए ही। अगर हमारे पास एरियोक्रोम ब्लैक टी अवेलेबल ना हो, देन वी कैन यूज दिस वन। इसका जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ हुआ होता है मेटल के साथ, तब ये पिंक कलर का अपेयर होता है। जब मेटल से फ्री हो जाता है, इट अपेयर्स ऑफ ब्लू कलर। ठीक है।
देन वी हैव द म्यूरिक साइड। म्यूरिक साइड में पिंक से पर्पल चेंज होता है। इसको आप यूज करते हैं कॉपर, निकल और कोबाल्ट के एसेस के लिए। जाइलिनॉल ऑरेंज, रेड से येलो में चेंज होता है। titration of heavy metals such as lead, thallium, and rare earth metals. Then we have the पेन 1,2 पायरिडाइजोल नेफ्थोल, ठीक है। ये रेड से येलो में चेंज होता है और इसको हम ट्रेस मेटल एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, जिंक, कैडमियम एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। जितने भी हमारे ट्रेस मेटल्स हैं उन सब के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास इसकी आ जाती है एप्लीकेशन कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स कैसे पॉसिबल है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम डिफरेंट ईडीटीए जो है वो नॉन सेलेक्टिव इन नेचर है, तो हम डिफरेंट तरीके से उसकी इस मेथड की सिलेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर मौजूद है जिसमें एक से ज्यादा मेटल आयंस मौजूद हैं, तो हम उसको कैसे टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो EDTA is a non-selective reagent because it complexes with numerous cations carrying double, triple, and quadruple charges. Following steps may be taken to increase selectivity of EDTA titration of mixtures. क्या क्या कर सकते हैं हम? पहला काम हम कर सकते हैं suitable control of pH of the solution. For example, bismuth can be titrated in an acidic solution. So, a mixture of bismuth and lead can be successfully analyzed by first titrating bismuth at pH 2 and then adding hexamine to raise the pH to 5 and titrating lead. अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं इनके लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास टाइट्रेशन मिक्सचर में ऐसे दो कंपाउंड्स, दो ऐसे मेटल्स मौजूद हों जो अलग अलग पीएच के ऊपर टाइट्रेट होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 5 पे, तो हम पीएच को चेंज करके इनको सिलेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है यूज ऑफ मास्किंग एजेंट्स। मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं? An affecting masking agent is a cyanide ion. This forms stable cyanide complexes with the cations of cadmium, zinc, mercury, copper, cobalt, nickel, silver and the platinum metals। ठीक है, साइनाइड आयन एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है जो कि काफी सारे मेटल आयन को मास्क कर देता है। मास्क करने का मतलब क्या है कि वो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अच्छा, बट नॉट विद द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैग्नीज एंड लेड। It is therefore possible to determine cations such as calcium, magnesium, lead, and manganese in the presence of the above mentioned metals by masking with an excess of potassium or sodium cyanide। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल्स मौजूद है, तो हम ऐसे तमाम मेटल्स जो साइनाइड से मास्क हो सकते हैं उनको हम साइनाइड से मास्क कर देते हैं और रिमेनिंग मेटल आयंस को हम टाइट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन में बी मास्क्ड बाय साइनाइड इफ इट इज फर्स्ट रिड्यूस टू फेरस स्टेट बाय द एडिशन ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, फेरिक आयन जो है वो मास्क नहीं होता, लेकिन फेरस आयन हो सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम फेरिक आयन को पहले फेरस आयन में कन्वर्ट करें यूजिंग द स्कॉर्बिक एसिड और उसके बाद हम उसको साइनाइड से मास्क करते हैं, ठीक है। Titanium, ferric iron, and aluminium can be masked with triethanol amine। ठीक है। अगेन, सबसे पहला मास्किंग एजेंट हमने कौन सा डिस्कस किया है? साइनाइड। किस किस को मास्क कर सकता है? कैडमियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर एंड द प्लैटिनम मेटल्स और फेरासाइन को भी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने सेकंड मास्किंग एजेंट कौन सा डिस्कस किया है? ट्राई इथेनॉल अमाइन। किस किस को कर सकता है? टिटेनियम को, आयरन को और एल्यूमिनियम को। देन मरकरी विद आयोडाइड आयंस, यानी कि आयोडाइड आयन आपका मास्किंग एजेंट है, वो मरकरी को मास्क कर सकता है। एंड एल्यूमिनियम, आयरन, टिटेनियम एंड टिन विद अमोनियम फ्लोराइड। एक और आपका मास्किंग एजेंट कौन सा है? अमोनियम फ्लोराइड, जो कि किस किस को मास्क कर रहा है? एल्यूमिनियम को, फेरिक आयन को, टिटेनियम को और टिन को, ठीक है। द कैटायंस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल ईड स्लाइटली soluble fluorides. Sometime the metal may be transformed into a different oxidation state। जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा था ना कि फेरिक आयन को हमने फेरस आयन में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से यहाँ पे हम कॉपर को भी इसकी क्यूप्रस स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय हाइड्रोक्सिल अमाइन और स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आफ्टर एडिंग अमोनिया, nickel or cobalt can be titrated using, for example, muric side as indicator without interference from the copper, which is now present as cuprous ion।
ठीक है। आयरन कैन ऑफन भी सिमिलरली मास्क विद रिडक्शन विद एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक या दो ही इंटरफेरिंग मेटल्स मौजूद हो तो हम इजीली उसको मास्क कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब है सिलेक्टिव डीमास्किंग। ये तो हमने मास्क तो कर लिया कि इतने सारे हमने मास्किंग एजेंट यूज किए और उससे आपके पास मास्किंग हो गई, लेकिन हमें उसके बाद उसकी सिलेक्टिव डीमास्किंग भी करनी होती है। द साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ जिंक एंड कैडमियम may be demasked with formaldehyde acetic acid solution और better with chloral hydrate। ठीक है। अभी मैंने आपको इतने सारे मास्किंग एजेंट्स बताए थे। अब यहाँ पे हम डीमास्किंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या ऑप्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड सोल्यूशन या फिर क्लोरल हाइड्रेट। और ये किसको डीमास्क कर रहा है, जो हमने साइनाइड के कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे जिंक और कैडमियम के। The use of masking and selective demasking agents permits the successive titration of many metals। इस तरह से मास्किंग और सिलेक्टिव डीमास्किंग करके हम एक साथ बहुत सारे मेटल्स की टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं कि द सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग मैग्नीशियम जिंक एंड कॉपर। एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, जिंक मौजूद है और कॉपर मौजूद है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एड एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड ईडीटीए एंड बैक टाइट्रेट विद स्टैंडर्ड मैग्नीशियम सॉल्यूशन यूजिंग सोलोक्रोम ब्लैक एज इंडिकेटर। दिस गिव द सम ऑफ ऑल द मेटल प्रेजेंट। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, अगर जब भी हमें मिक्सचर्स को टाइट्रेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके एलिकोट्स बना लेते हैं, पोर्शंस बना लेते हैं, और हर टाइट्रेशन के लिए एक पोर्शन को हम यूज करते जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके एलिकॉट बनाए, एक पोर्शन को हमने टाइट्रेट किया स्टैंडर्ड ईडीटीए के साथ, बैक टाइट्रेशन इसकी परफॉर्म की, और उसको मैग्नीशियम के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया कि टोटल इसमें कितना मेटल आयन मौजूद है। ठीक है, मैग्नीशियम जिंक और कॉपर का हमारे पास टोटल आ गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो एक एलिकॉट पोर्शन था हमारे पास दूसरा हमने लिया और उसको हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट किया। ठीक है। और उसके बाद दोबारा उसकी टाइट्रेशन कर ली पोटेशियम साइनाइड के साथ। ट्रीट करने से क्या हुआ, हमारे पास जो कॉपर और जिंक थे वो उससे मास्क हो गए, और सिर्फ क्या फ्री रहा, मैग्नीशियम। अब हमने उस मैग्नीशियम को ईडीटीए से टाइट्रेट करके ईडीटी उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उसी सेम एलिकॉट को जिसमें हमने पोटेशियम साइनाइड ऐड किया था, उसी सेम एलिकॉट में हम ऐड करेंगे क्लोरल हाइड्रेट या फिर फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ये क्या काम करेगा कि जो हमने मास्किंग की थी ना, ये उस में से जिंक को लिबरेट कर देगा। ठीक है। अभी हमने देखा है कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टिव डीमास्किंग है उसमें क्लोरल हाइड्रेट क्या करता है कि जिंक और कैडमियम को फ्री कर देता है फ्रॉम देयर साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें मौजूद थी, कॉपर भी मौजूद था और जिंक भी मौजूद था, लेकिन जो आपका क्लोरल हाइड्रेट है उसने जिंक को फ्री कर दिया। अब जब जिंक फ्री हो गया, अब दोबारा उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, आपको जिंक का पता चल गया कि जिंक कितना मौजूद है। अब आपको टोटल भी पता है, मैग्नीशियम भी पता है और जिंक भी पता है, तो आप इजीली सिंपल सब्ट्रैक्शन से आप कॉपर की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, द कॉपर कंटेंट may then be found by difference। अच्छा, ये तो हमारे पास तरीका हो गया मास्किंग और सिलेक्टिव डीमास्किंग का। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को मिक्सर्स के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने यूज किया था कि पीएच को हम चेंज करके कर सकते हैं। दूसरा जो है वो सूटेबल इंडिकेटर हम चूज कर सकते हैं। तीसरा हम मास्किंग और डीमास्किंग यूज कर सकते हैं। और रिमूवल ऑफ एनाइंस यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजन्स, हम आयन एक्सचेंज रेजन्स यूज करके, क्रोमेटोग्राफी यूज करके एनाइंस को सेपरेट भी कर सकते हैं और काइनेटिक मास्किंग भी कर सकते हैं। कुछ आयंस होते हैं, कुछ मेटल आयंस होते हैं जो किसी टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन शो करते हैं, ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लेक्सेशन शो करते हैं। कुछ किसी और लोअर या हायर टेम्परेचर पे करते हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो आप काइनेटिक मास्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ गई इसकी एप्लीकेशंस। हमने इसकी तमाम डिटेल्स डिस्कस कर ली कि डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। हर मेटल जो है वो ईडीटी के साथ 1:1 में के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो, सॉरी, 1:1 के रेशियो में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। एनालाइट हमारा मेटल हो गया, रीजेंट हमारा ईडीटी हो गया, इंडिकेटर्स हमने पीएम इंडिकेटर्स बहुत सारी टाइप्स के डिस्कस कर लिए। देन वी हैव द एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज कहाँ होती है। सबसे पहली चीज वाटर हार्डनेस डिटर्मिनेशन में यूज हो सकती हैं।
उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस में यूज़ हो सकती हैं फॉर कैल्शियम एंड मिल्क डिटर्मिनेशन के लिए, ट्रेस मेटल्स के लिए यूज़ हो सकती हैं क्वालिटी कंट्रोल में। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एनालिसिस में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट रिवर्स के अंदर या सी वाटर के अंदर कितने मेटल्स मौजूद हैं। आपको पता है कि मेटल की हाई कंसंट्रेशन जो है वो ह्यूमन या जो आपकी इक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हैजर्डियस हो सकती है। ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डेफिनेटली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं कि डाइंग प्रोसेसेस में जो वाटर यूज़ हो रहा है उसमें कितने मेटल्स मौजूद हैं। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। तो ये तमाम इसकी यूसेज है। ठीक है। आई होप कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपने कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, वाई इज पीएच कंट्रोल नेसेसरी इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए पीएच कंट्रोल क्यों जरूरी होता है, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है। उसके बाद एक सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सल्फेट को अगर आपने टाइट्रेट करना है, इसका ऐसे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अ सैंपल इफ 12.5 ml of 0.05 molar EDTA was required। ठीक है। आपने कैल्शियम की टाइट्रेशन परफॉर्म की विद द EDTA रिएजेंट, और उसमें आपके पास 12.5 ml ऑफ 0.05 मोलर EDTA यूज हुआ, यानी कि आपके पास ब्यूरेट में से इतना कंज्यूम हुआ। कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपके पास मौजूद है, उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, आपको रिक्वायर्ड होगा EDTA और कैल्शियम का टाइटर फैक्टर। ठीक है, वो आप फाइंड आउट करेंगे। देन व्हाट इज मेंट बाय पीएम इंडिकेटर, पीएम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल्स। और यूएसपी बीपी में से आप कम से कम 5 चीज़ें सर्च करेंगे जो कि ईडीटीए टाइट्रेशन से फार्माकोपियल उनके मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। थैंक यू क्लास।